unimolecular reaction and bimolecular reaction. Unimolecular elimination reaction एंड बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने से पहले दो तीन चीजें जान लेना जरूरी है कि इसका थोड़ा रिलेशन SN1 और SN2 के साथ भी है, जिसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है और बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ये हमने पिछले सेशन में देखा था। अगर आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर ये इस सेशन के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन प्रीवियस वाले सेशन में देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहां पे जाकर उस वीडियो में पूरा देख सकते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है और बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। उसको देखने के बाद ये वाला सेशन ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, because unimolecular elimination reaction is very much related to unimolecular substitution reaction, and bimolecular elimination reaction is very much related to bimolecular nucleophilic substitution reaction. इन दोनों में रिलेशन क्यों है, इसको समझ लेना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो उसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कॉमन होगा। वो इंटरमीडिएट से दोनों पॉसिबिलिटी है, एक ही कॉमन इंटरमीडिएट से या तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है या फिर वहीं से उस कॉमन इंटरमीडिएट से यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बन सकता है। दैट मीन्स सिंपल वे में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले दोनों का एक कॉमन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट unimolecular elimination reaction will always compete with unimolecular nucleophilic substitution reaction. In the similar manner, क्या होगा, bimolecular elimination reaction will always compete with bimolecular nucleophilic substitution reaction. मतलब ऐसा है कि एक कॉमन इंटरमीडिएट तैयार होगा। वैसे तो E2 और SN2 में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ही नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, बट E1 रिएक्शन में और SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है थोड़ी देर के लिए, जहां से फाइनल प्रोडक्ट जो बनना होता है वहां से वो या तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना सकता है, नहीं तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना सकता है, बट दोनों का इंटरमीडिएट कॉमन होगा। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगा और एक इंटरमीडिएट तक जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने तक के टाइम में ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि वहां पे क्या बनेगा, SN1 प्रोडक्ट बनेगा या E1 बनेगा। तो इंटरमीडिएट तक जो भी चीजें बनेगा, वो जो भी चीजें फॉर्म होंगी वहां पे वो कॉमन होगा। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये यूनिमॉलिक्यूलर बनाने वाला है या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बनाने वाला है या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाने वाला है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कॉमन इंटरमीडिएट बनाने के बाद वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनाएगा या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बनाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक बेसिसिटी ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। जो हमने बेस लिया है उसका बेसिसिटी कितना, बेसिसिटी स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, या फिर जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कितना है, टेम्परेचर कितना है, या फिर जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है उसका पोलरिटी कितना है, वो पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स है, जैसे जो हमने सबस्ट्रेट इस्तेमाल किया है, जैसे जो अल्काइल हैलाइड यूज किया है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है। अगर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को सेंट्रल कार्बन एटम तक अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक बेसिक रिएक्शन को समझेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, और ये भी समझेंगे कि एलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। सो ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि ऑलवेज वो E1 प्रोडक्ट ही बनाएगा। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट मेजर होगा एंड समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा होगा। मतलब कभी एलिमिनेशन का प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट हो सकता है, मेजर हो सकता है, और कभी सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन, उस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन का कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो हम लोग एक बेसिक रिएक्शन कंसीडर करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि दोनों पॉसिबिलिटीज कैसे काम कर रही है इस सिचुएशन में।
थ्रू अ कॉमन इंटरमीडिएट। सो लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन, यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसको हमने ट्रीट किया है, CH3O माइनस Na प्लस एंड सॉल्वेंट इज मिथेनॉल CH3OH। सो हम देख सकते हैं कि CH3O माइनस Na प्लस, जिसको सोडियम मिथॉक्साइड भी बोलते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज अ गुड बेस एज वेल। ये दोनों प्रॉपर्टी रखता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ये समझा था कि कोई भी बेस अपना नेचर चेंज करके न्यूक्लियोफाइल का नेचर एडॉप्ट कर सकता है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक नेचर छोड़ के बेसिक नेचर एडॉप्ट कर सकता है। तो ये सबसे पहले समझ लेना है कि द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। सो प्रीवियस सेशन में भी हमने किया था, यहाँ पे भी हम लोग इस बात को एक बार रिपीट कर लेंगे। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल वो है जो न्यूक्लियस लाइकिंग स्पीसीज होता है और यूजुअली रिएक्शन में ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो कोई भी स्पीसीज जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और कोई भी स्पीसीज जो कि H प्लस को गेन कर रहा है, मतलब एसिड बेस रिएक्शन शो कर रहा है या प्रोटॉन को गेन कर रहा है, उसको बोलेंगे बेस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो we can't say that CH3O minus will always be a base. It can be a nucleophile. And also we can't say CH3O minus will always a nucleophile. It can be a base also. So ये दोनों नेचर एडॉप्ट कर सकता है। Sometimes it will behave as a nucleophile and sometimes it will behave as base. So बोलना थोड़ा मुश्किल है कि इसका नेचर कभी भी फिक्स होता नहीं है। सो इट हैव अ वेरिएबल नेचर। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन सिचुएशन, ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो लेट्स सी कि इस रिएक्शन में किस तरह से इवन रिएक्शन फॉर्म हो सकता है, इवन रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, और किस तरह से SN1 रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको हमने सोडियम मिथॉक्साइड में डाल दिया है, और यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दिस इज इवन प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दिस इज SN1 प्रोडक्ट। SN1 मीन्स व्हाट? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो रिएक्शन एक ही है बट दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अभी यहाँ पे इस रिएक्शन में ये डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे कि कौन मेजर बन रहा है, इवन मेजर बन रहा है या SN1 मेजर बन रहा है। ये बाद में बहुत सारे रिएक्शन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इस पर डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे कि मैकेनिज्म कैसे कैसे हो रहा है। मान के चलेंगे यहाँ पे कि दोनों लगभग इक्वल अमाउंट में बन रहा होगा। सो लेट अस कंसीडर द मैकेनिज्म प्रोसेस। मैकेनिज्म में क्या होगा कि जैसे ही इसको पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, अल्काइल हैलाइड को जैसे ही पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो इसका नेचर क्या होता है? ये जनरल प्रॉपर्टी इसका होता है RX विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन ड्यू टू द पोलराइजेशन। X जो हैलोजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से पहले तो डेल्टा माइनस आएगा और अल्काइल पे डेल्टा प्लस आएगा, और धीरे धीरे ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा। और ब्रेक होने की वजह से ये प्रोसेस एक्चुअली इतना फास्ट नहीं होगा, ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वही स्टेप है जहां से मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड किया जाएगा, और ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते होते कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के पहले जो सिचुएशन आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे जब भी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे दो बनाएगा और इंटरमीडिएट एक बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1, मतलब ये फर्स्ट वाला ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद एक और ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, बट दूसरा वाला ट्रांजिशन स्टेट बनाने से पहले एक इंटरमीडिएट जरूर बनाएगा। तो इंटरमीडिएट से दो पॉसिबिलिटीज निकलेंगे, या तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे दे, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन दे दे, या तो फिर वो दे दे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज द कॉमन ट्रांजिशन स्टेट फॉर बोथ द पॉसिबिलिटीज, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये कार्बन के बीच में और ये क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे टूट रहा है। सो इसको टाइम लग रहा है, ये स्लो स्टेप होता है। अब होगा क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 मिल चुका है, इसके बाद धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड एंड एक इंटरमीडिएट बना लेगा। इंटरमीडिएट बनाने के टर्म में क्या होगा, एक डेफिनेट चेंजेस आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल कार्बन एटम का पहले sp3 था, बट अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुका है, और इसका जो ज्योमेट्री था वो टेट्राहेड्रल था। पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से ये बन चुका है, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल था।
अब इसका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर हो चुका है ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्रायंगुलर प्लेनर मींस बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज थ्री बॉन्ड्स विल बी 120 डिग्री। कौन से वाले बॉन्ड एंगल? ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाला बॉन्ड एंगल, ये तीनों का तीनों 120 डिग्री हो जाएगा और तीनों एक प्लेन में आएंगे बॉन्ड। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर प्लेनर बनाएगा विथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। सो in the process of the formation of intermediate carbocation क्या क्या चीजें यहां पे चेंज हो रही है? हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 था वो sp2 हो गया है, ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था वो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया है, और ये दिस इंटरमीडिएट विल बी समवॉट स्टेबल। बहुत ज्यादा स्टेबल तो नहीं होगा बट थोड़ा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए रिएक्शन यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा और ये थोड़ी देर के लिए, एक थोड़े समय के लिए रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ये रिएक्शन पूरी तरह से यहां पे नहीं रुकेगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा CH3OH के साथ और एक और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा जिसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2, और फाइनली दैट विल लीड्स टू इवन प्रोडक्ट। अब यहां पे देखना ये है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। समझना ये है कि इंटरमीडिएट तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, इंटरमीडिएट कॉमन बन गया, बट इंटरमीडिएट से दो रास्ते बन गए, या तो ये इवन रिएक्शन दे दे, नहीं तो फिर ये SN1 दे दे। तो इन दोनों में इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कॉमन है। ये CH3OH जो मिथेनॉल है ये दोनों में वही एक्ट कर रहा है, एक में वो बेस की तरह ट्रीट किया कर रहा है और एक में वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो बेस जब भी होगा तो ये H+ को गेन करेगा, मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो जब भी वो इवन वाले प्रोसीजर में जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 2 तो बना लेगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट 2 इधर भी बनाएगा, तो आइदर SN1 पाथ को वो फॉलो करे या इवन पाथ को फॉलो करे, दोनों के दोनों केस में TH2 बनाएगा ही बनाएगा। तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट 2 ये बना चुका है इवन वाले पाथ में, और यहां पे भी ये ट्रांजिशन स्टेट 2 बना चुका है SN1 वाले पाथ में। तो दोनों केसेस में ट्रांजिशन स्टेट 2 बनाएगा, बट बेसिक डिफरेंस इज यहां पे जो मिथेनॉल है ये किसका रोल कर रहा है? ये बेस का रोल कर रहा है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, और यहां पे वही मिथेनॉल न्यूक्लियोफाइल का रोल कर रहा है क्योंकि ये कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल का रोल कर रहा है और यहां पे ये बेस का रोल कर रहा है। सो स्पीसीज तो सेम है बट दोनों का नेचर बिल्कुल बदल चुका है। CH3OH के जगह पे अगर हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, लाइक वी कैन यूज CH3O- instead of methanol because this is more active than the solvent, so it will be better to use the ion instead of CH3OH. So, or we can keep the methanol solvent as well, not a problem, both will be fine. So methanol is acting as a base as well as nucleophile here. So यहां पे देख पा रहे हैं कि ये बेस का काम कर रहा है बट यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। So in one case it is acting as a base and in another case it is acting as a nucleophile. So whenever it will act as a nucleophile, SN1 reaction will take place, and whenever it will act as base, which reaction will take place? Even reaction will take place. But दोनों कैसे हो रहा है? Through the common intermediate. So they will follow two different paths. एक one path will leads to the unimolecular elimination reaction, but the second path will leads to the SN1 reaction. यहाँ पे ये transition state बन गया। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो SN1 प्रोडक्ट बना रहा है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा unimolecular elimination reaction. So both of the products we are getting through the common intermediate जिसको बोलते हैं intermediate carbocation. So this was the whole discussion of unimolecular elimination reaction, और इसके साथ साथ हमने SN1 का भी probability देख लिया साथ में। Now we will see बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? अल्काइल हैलाइड ले लेंगे
और जहां भी बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा वहां पे SN2 की भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे। तो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो साथ में एट द सेम टाइम देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन, सो वी कैन से दैट E2 रिएक्शन विल ऑलवेज कॉम्पीट विथ SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पे कौन प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाएगा, E2 मेजर बनाएगा या SN2 मेजर बनाएगा, ये डिपेंड करता है रिएक्शन के कंडीशन पे, लाइक टेम्परेचर, बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट जो अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है और ये जो कंपाउंड है ये या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है नहीं तो बेस हो सकता है। अगर बेस का कैरेक्टर इसका पावरफुल अगर बेस होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेंट होगा और अगर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीडोमिनेंट होगा। लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेसिसिटी स्ट्रांग होगा इसका तो E2 रिएक्शन प्रेफरेबल होगा और E2 प्रोडक्ट मेजर होगा, और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर इसका प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब अगर ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो SN2 प्रोडक्ट विल बी प्रीडोमिनेंट। सो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट का नेचर क्या है, मतलब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेल कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को सेंट्रल कार्बन एटम पे पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल को अल्फा कार्बन पे अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। और इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। व्हाई? बिकॉज बीटा हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वही एलिमिनेट होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं E2 रिएक्शन वो होते हैं बीटा एलिमिनेशन। कोई भी गैमा एलिमिनेशन शो नहीं करता है, अल्फा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो एलिमिनेट कर जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे जैसे E1 रिएक्शन होता है उसमें साथ में पॉसिबिलिटी रहता है SN1 रिएक्शन होने का, वैसे ही जब भी E2 रिएक्शन होता है तो साथ में पॉसिबिलिटी होता है SN2 रिएक्शन होने का। और ये क्यों होता है? बिकॉज दोनों का कंडीशन थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, इसकी वजह से दोनों कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। जिसका सिचुएशन फेवरेबल होगा, लाइक SN2 का कंडीशन जो भी है वो अगर ज्यादा मैच हो रहा है तो SN2 प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, और अगर E2 के साथ कंडीशन ज्यादा मैच हो रहे हैं तो वो E2 प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हमने बेस लिया है उसका बेसिसिटी बहुत ज्यादा है, पावरफुल बेस है, तो वो E2 रिएक्शन प्रीडोमिनेंट होगा। और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रीडोमिनेंट है तो उसका SN2 रिएक्शन प्रीडोमिनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर I माइनस हमने लिया जो कि पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन ना देके वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करेगा। सपोज हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया लाइक NH2 माइनस, तो वो E2 रिएक्शन प्रेफर करेगा रादर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हमें ये समझ लेना है। सेकंड क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल, अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफरेबल होगा, और अगर हमने पोलर सॉल्वेंट लिया है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबल होगा। सो दीज आर सम कंडीशंस। थर्ड कंडीशन वी कैन से दैट अगर हाई टेम्परेचर हमने लिया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफरेबल होगा, लो टेम्परेचर हमने लिया है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबल होगा। ऑल्सो we have to keep in mind that the order of reactivity among E2 and SN2 reaction will be always 3 degree Rx, more than 2 degree Rx, more than 1 degree Rx, more than CH3CH2X। मतलब रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है SN2 हो या E2 हो, दोनों में 3 डिग्री टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल बी ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, will be greater than primary alkyl halide, will be greater than ethyl halide। so ऑर्डर में दोनों में रिवर्स नहीं है, दोनों का कंडीशन प्रेफरेबल 3 डिग्री ही प्रेफरेबल होता है। तो 3 डिग्री अगर है तो वो एलिमिनेशन भी देने के चांसेस हाई होंगे और सब्स्टिट्यूशन देने के भी चांसेस हाई होंगे, स्पेशली इन SN2 and E2 reaction। so this is the order of reactivity for SN2 and E2। wait, so for E2 reaction, 3 degree alkyl halide will be more preferable than 2 degree alkyl halide, more than 1 degree alkyl halide, more than CH3CH2X। but for SN2, sorry, this is the reaction for, this is the order for E2 reaction, this is the order of reactivity for E2 reaction,
and for SN2 the order will be, for the SN2 the order will be 1 degree Rx greater than 2 degree Rx greater than 3 degree Rx एंड इससे भी ज्यादा होगा CH3X का। CH3X will be having the greatest possibility for SN2 reaction. So this is the order of reactivity for SN2 reactivity. So this is the order of reactivity for SN2 reactivity. So ये वाला जो ऑर्डर है ये SN2 के लिए है और ये वाला जो ऑर्डर है वो E2 के लिए है। तो E2 रिएक्शन कौन प्रेफरेबल करेगा? 3 डिग्री अगर Rx है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो E2 रिएक्शन प्रेफर करेगा, और अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो SN2 प्रेफर करेगा। दिस इज ऑल्सो द फैक्टर विच डिसाइड कि कौन सा वाला रिएक्शन प्रेफरेबल होगा। बट फॉर द गिवन न्यूक्लियोफाइल और बेस ऑलवेज SN2 कॉम्पीट्स विथ E2 रिएक्शन। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसका डिग्री, अगर टर्शियरी है तो वो प्रेफर करेगा E2 रिएक्शन, अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी है तो ज्यादातर वो प्रेफर करेगा SN2 रिएक्शन, बट टर्शियरी वाले ज्यादातर केस में E2 रिएक्शन ही देंगे। सो यहाँ पे मैकेनिज्म को समझ लेंगे। ये हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया है और ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इसको बेस भी बोल सकते हैं, एट द सेम टाइम इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से रिएक्शन कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इट इज गिविंग SN2 प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे इसका जो ट्रांजिशन स्टेट जो E2 पाथवे का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो फाइनली लीड्स टू द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। दिस एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये वाला बना रहा है बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। सो here we can see that either we have product E2 और SN2 दोनों एक ही अल्काइल हैलाइड से मिल रहे हैं, एंड दोनों में एक कॉमन रिएजेंट ही काम कर रहा है। इसको बेस भी बोल सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल कब बोलेंगे? जब ये कार्बन से बॉन्ड बना लेगा तब इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जब ये हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, मतलब H+ को ट्रैप करेगा, जब एसिड बेस परफॉर्म करेगा रिएक्शन तब इसको बेस बोलेंगे। तो यहां पे इसका काम बेस के जैसा है और यहां पे इसका काम न्यूक्लियोफाइल के जैसा है। This CH3O- is behaving as a nucleophile for this reaction, but for this reaction it is acting as a base। यहाँ पे ये बेस हो रहा है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। तो रिएजेंट सेम है, बट दोनों का सेम रिएजेंट का ही नेचर, दो रिएक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे में बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो E2 प्रोडक्ट देगा नहीं तो SN2 प्रोडक्ट देगा, बट दोनों का मिक्सचर दे रहा है। तो यहाँ पे SN2 और E2 प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। सो दिस इज 1 प्रोपीन। So 1 propene is the final product of this reaction. So this is the E2 product and this is the SN2 product, bimolecular nucleophilic substitution reaction. So this is SN2 wala product and this is E2 wala product. These are the byproducts. We don't have to care much about that. This is the main product. So now we will try to understand these process with a very good example. In this example, we can see that there is a compound that is Rx, alkyl halide, and we have treated this compound with CH3OH, and we are expecting to write the product. इसके साथ हमें expectation है there will be few elimination product and few substitution product. तो let's see कि ये कितने substitution product बना सकता है और कितने elimination product बना सकता है। तो इस रिएक्शन के सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 4 एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल रहे हैं और 4 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब SN1 के 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे एंड E1 के 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो वो कैसे मिल रहे हैं तो वो समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म Rx में क्या होगा, हैलाइड निकल जाएगा, हैलोजन निकल जाएगा और एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन जो कि रिलीज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, H+ जो रिलीज हो रहा है वो दे देगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट E1 प्रोडक्ट वी हैव गॉट। ये फर्स्ट E1 प्रोडक्ट मिल चुका है। उसके बाद क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था जिसको कि ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं थ्रू मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट होने के बाद क्या हो रहा है,
ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना लिया, 3 डिग्री आर प्लस। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, तो ये रीअरेंजमेंट होना पॉसिबल था। इट इज वेरी पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ स्टेबिलिटी। नाउ फ्रॉम दिस कार्बोकेटायन इट विल लीड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। पहले तो ये समझ लेते कि 2 डिग्री वाला जो था वो कितने प्रोडक्ट दे चुका है। 2 डिग्री वाला एलिमिनेशन प्रोडक्ट एक दे चुका है, और CH3O माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेंगे उसको, तो दूसरा प्रोडक्ट भी दे चुका है जो कि था सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट। यहां पे OCH3 आ चुका है इसमें। तो यहां पे पहले वाले इंटरमीडिएट से जो कि जिसका रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था, वो E1 का एक प्रोडक्ट इधर दे चुका है और इधर SN1 का एक प्रोडक्ट दे चुका है। तो E1 का एक प्रोडक्ट और SN1 का एक प्रोडक्ट। बाद में ये वाला इंटरमीडिएट रीअरेंज करके दूसरा इंटरमीडिएट बना लिया जो कि ज्यादा स्टेबल था, 3 डिग्री आर प्लस बना लिया। अब यहां से देखेंगे कि कितने SN1 और कितने E1 प्रोडक्ट दे पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे E1 के कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं, HA, HB और HC। हमने एज्यूम कर लिया 3 हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को HA एज्यूम कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन को HB एज्यूम कर लिया और इस वाले हाइड्रोजन को HC एज्यूम कर लिया। बिकॉज ऑल दीज आर बीटा हाइड्रोजन्स। इस पोजीशन को अल्फा माने तो ये बीटा है, ये पोजीशन भी बीटा था और ये पोजीशन भी बीटा था। तो 3 बीटा हाइड्रोजन है जो कि तीनों जगह से एलिमिनेट हो सकते हैं। तो HA का एलिमिनेशन एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, HB का एलिमिनेशन दूसरा एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, HC का एलिमिनेशन तीसरा एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। तो अगर यहां पे हमने HA को एलिमिनेट करवाया, यहां पे अगर हमने HA को एलिमिनेट करवाया तो हमारा पहला एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हमने HB को एलिमिनेट करवाया तो ये दूसरा वाला एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, और अगर हमने HC को एलिमिनेट करवाया तो ये हमारा तीसरा वाला एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हमें एलिमिनेशन के इधर 3 प्रोडक्ट मिल गए और पहले से E1 का एक और प्रोडक्ट मिला हुआ था, तो टोटल हमें कितने प्रोडक्ट मिल गए, 4 एलिमिनेशन प्रोडक्ट। नाउ दिस इंटरमीडिएट विल ऑल्सो लीड्स टू द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यहां पे देख पा रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन भी देगा, क्योंकि यहां पे जहां पे कार्बोकेटायन बना हुआ है वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये डायरेक्टली यहां पे अटैक कर दिया, और अटैक करने से क्या हो रहा है कि एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहां पे मिल रहा है जो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहां पे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंसीडर करें तो ये 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और पहले से हमारा एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिला हुआ था। तो टोटल SN1 प्रोडक्ट हमें 3 मिल रहे हैं और E1 प्रोडक्ट 4 मिल रहे हैं। So this is a very good example to understand the reaction between SN1 versus E1. तो हमें ध्यान रखना ऑलवेज कि E1 product will always compete with SN1 product. Unimolecular substitution reaction will always compete with elimination, unimolecular elimination product. तो कौन किसका प्रोडक्ट मेजर होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द वेरियस सिचुएशन और वेरियस कंडीशन गिवन इन द रिएक्शन। तो वो डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे दोनों रिएक्शन के लिए कंडीशन फेवरेबल था, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड हियर, सो वी कैन एज्यूम द रूम टेम्परेचर, और नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। थोड़ा हीटिंग खुद से भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर खुद से कंसिडर नहीं कर सकते, बट माइल्ड हीटिंग खुद से कंसिडर कर सकते हैं, इवन इफ दैट इज नॉट मेंशन इन द प्रोडक्ट। रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा, इनफैक्ट अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, सो तो बेसिकली वी कैन कंसिडर 30 to 35 डिग्री, दैट इज वेरी कॉमन। एंड in these common reactions, in these common temperatures, it is very obvious to happen E1 reaction and SN1 reaction, because इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है दैट इज हाईली स्टेबल। 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल, तो RX बॉन्ड का ब्रेक होना इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल, और ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट भी कर पा रहा है यहाँ पे। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री में जब कन्वर्ट कर पा रहा है, तो these two reactions are very favorable। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एलिमिनेशन के 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3 एंड प्रोडक्ट नंबर 4। सब्स्टिट्यूशन के 3 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 एंड 3, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस एंड ट्रांस। सो इन दिस प्रॉब्लम बेसिकली 7 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 4 एलिमिनेशन E1 प्रोडक्ट और 3 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। So now let us consider Cory-House alkane synthesis. Cory-House alkane synthesis is a very good method for the preparation of alkane. इस रिएक्शन में क्या होता है, RX that is CH3I फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है RX, अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड लिया है, इसको लिथियम के साथ ट्रीट करेंगे। लिथियम के साथ ये करने पे ये बना लेगा CH3Li। फर्दर वी विल ट्रीट दिस विद CuI, ये बना लेगा CH3 2CuLi, जिसको डाल देंगे फिर से अल्काइल आयोडाइड में, जिससे कि अनसिमेट्रिकल अल्केन बहुत ही अच्छे अमाउंट में बनाए जा सकते हैं। सो
It is a very good method to prepare unsymmetrical alkene in good yield. So we can say that this is a better method compared to that of Wood's reaction for the preparation of alkane, because there was limitation in Wood's reaction that Wood's reaction only produces the symmetrical alkanes, but there is no such limitations in this reaction, because we can prepare alkanes who is not symmetrical. Unsymmetrical alkanes can also be prepared in good amount or good yield. So this we can say that Corey-House alkane synthesis is a better method than Wood's reaction to produces either symmetrical alkanes or unsymmetrical alkanes. Unsymmetrical alkanes can be formed using Corey-House alkane synthesis in good yield. This is one of the advantage over Wood's reaction. In case of Wood's reaction, unsymmetrical alkane preparation is not possible. Okay, so the next thing is mechanism. Let's see the mechanism of this. लिथियम क्या करेगा, 2 मोल ऑफ लिथियम ले लेंगे, 2 लिथियम आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे CH3I पे अटैक करेंगे, जिसका कि होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अटैक के बाद ये CH3 माइनस बना लेगा लिथियम प्लस, जो कि अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब ऑलवेज ये दूसरे कार्बन पे अटैक करके कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, कभी H+ गेन नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ बेस हियर, दिस विल बी एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल हियर। तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक करेगा और CH3 कंपाउंड बना लेगा। CH3 होल ट्वाइस CuLi पे हमने अटैक किया है। सबसे पहले तो CH3 माइनस पे Cui जब डालेंगे तो ये CH3 होल 2 Cui बनेगा, जो कि अभी भी न्यूक्लियोफाइल का ही रोल करेगा यहाँ पे। तो इट विल बी हैव जस्ट लाइक CH3 माइनस, और ये जैसे इस पे अटैक कर देगा और ये आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप जो भाग जाएगा और ये फाइनली बना लेगा प्रोपेन। आयोडीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स पुअर बेसिसिटी। आयोडीन इज अ वेरी पुअर बेस, तो पुअर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर बैड लिविंग ग्रुप्स। तो आयोडीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इससे बोल सकते हैं कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव आउट हो जाएगा ऑन द अटैकिंग ऑफ दिस CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी प्रोपेन and done. So this is called as a lithium dialkyl cuprate. This is also called as a Gilman reagent. Gilman was a scientist. So in the honor of his name, this reagent is called as Gilman reagent. Now the next reaction is Frankland reaction. Frankland was also a scientist who discovered this reaction, that CH3I in presence of zinc produces alkanes, and the प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ वुड्स रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिक अल्केन बनते थे, यहाँ पे भी इसका सिमेट्रिकल अल्केन ही बनाएगा, अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे वुड्स रिएक्शन के जैसा ही सिमिलर है, वहां पे सोडियम यूज किया जाता था वुड्स रिएक्शन में, यहाँ पे जिंक यूज करेंगे। नाउ वुड्स रिएक्शन लिमिटेशन। वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन क्या है, 1 डिग्री अगर RX हमने लिया है तो ये बना रहा है। तो ये ध्यान देना है कि वुड्स रिएक्शन में गुड यील्ड कब मिलेगा, जब 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री जितने भी अल्काइल हैलाइड होंगे दैट विल गिव गुड प्रोडक्ट, गुड यील्ड। बट लिमिटेशन ये है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर यूज किया हमने वुड्स वाले रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन कंप्लीटली फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आयोडाइड लिया है और इस पे सोडियम डाला, तो ये अल्केन ना बना के अल्कीन बना दे रहा है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट situation, or we can say that this is the limitation of Woods reaction. Woods reaction works very good in case of 1 degree RX. It works okay in case of 2 degree alkyl halide as well, but this reaction fails completely in case of 3 degree alkyl halide. So in case of 3 degree alkyl halide, it does not produces, instead of producing alkane, it produces alkene. How it happens, let's see. Let's try to understand the mechanism. सोडियम की प्रेजेंस में जैसे होता था, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो इलेक्ट्रॉन बना लेता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे, और होमोलिटिक क्लीवेज इसमें होने के बाद ये क्या बना लेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर लेगा। बट होता क्या था कि हर बार ये इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते थे 1 डिग्री या 2 डिग्री के केस में, बट इस बार ये न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं कर रहा। दिस इज द बेसिक पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम
यूजुअली अगर हम रट्टा मार रहे हैं, इसको मगअप कर जा रहे हैं कि ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी अपना नेचर बदल के बेस का रोल कर सकता है, वही होने जा रहा है यहाँ पे। अभी ये न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर अपना छोड़ चुका है और ये बेस का कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेगा। एज वी नो दैट इस तरह के स्पीसीज जहां पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, ये कभी भी अपना नेचर बदल सकता है, कभी भी ये न्यूक्लियोफाइल का रोल करेगा, कभी बेस का रोल करेगा। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में, वुड्स रिएक्शन के केस में, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता था जिससे ये अल्केन बनाता था। बट यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में ये बेस का काम कर रहा है। बेस का मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ पे H प्लस को ट्रैप करेगा, ना कि कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन पे अटैक करके यहाँ से H प्लस ले लिया और यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। सो दिस हैव फॉर्म्ड एन अल्कीन, नॉट अल्केन। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट। बनना चाहिए था ये, बट ये ना बन के क्या बना लिया, ये कंपाउंड बना लिया। ये कब बनता, ये प्रोडक्ट बन सकता था जैसे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में ये वाला कंपाउंड बनाता था, ये बन सकता था अगर ये न्यूक्लियोफाइल का रोल करता। न्यूक्लियोफाइल का रोल करने का मतलब क्या है, कार्बन पे अटैक करना, ना कि हाइड्रोजन पे। तो कार्बन पे अटैक करता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता, SN2 रिएक्शन होके ये बना लेता। बट सब्स्टिट्यूशन ना होके क्या हो रहा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, प्रोटॉन को गेन करके एलिमिनेशन बना रही है, ये बना लिया और ये नहीं बना रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। So we can say that this is also an exceptional case in case of Woods reaction. So this reaction completely fails. So always remember, Woods reaction gives very good yield in case of 1 degree Rx and 2 degree Rx, but it completely fails in case of 3 degree Rx. So in case of 3 degree Rx, we will get alkene as a product instead of alkane. Okay, so the next reaction is cracking and pyrolysis. We can say cracking or pyrolysis of higher alkanes to lower alkanes. So as per name we can understand that cracking का मतलब क्या होता है, टूटना, दो फ्रैगमेंट में टूट जाना या दो पार्ट्स में टूट जाना। तो क्रैकिंग का मतलब होता है हायर अल्केन। हायर अल्केन मीन्स अल्केन्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, जो बड़े बड़े चेन बना सकते हैं या बनाए हुए हैं, वो हाई टेम्परेचर दैट इज 300 डिग्री सी टेम्परेचर देने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं लोअर अल्केन से, मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएंगे। मतलब ये अगर इथेन है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ये ब्रेक डाउन होकर मीथेन बना लेगा जिसका मॉलिक्यूलर मास इथेन से कम है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग और पायरोलिसिस। पायरोलिसिस और क्रैकिंग का लगभग सेम मीनिंग है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाना। सो क्रैकिंग और पायरोलिसिस ऑफ हायर अल्केन्स टू लोअर अल्केन्स मींस व्हाट, जो बड़े चेन है वो छोटे चेन में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट ऑफ 300 डिग्री सी। एंड ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है कंप्लीटली फ्री रेडिकल। ये होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है और दोनों फ्री रेडिकल में डिवाइड हो जाएंगे और फर्दर एक H प्लस H रेडिकल गेन करके यहाँ पे ये साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मीथेन बना रहा है। सो इन दिस केस दिस इज द रिएजेंट, दिस इज द रिएजेंट and this is the product. Final product is methane. So this is called as cracking pyrolysis of higher alkanes. For example, हम लोग अगर ब्यूटेन को, नॉर्मल ब्यूटेन को 300 डिग्री सी पे अगर हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा इथेन। उसमें मेन प्रोडक्ट इथेन बनेगा। सम बाई प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म एज वेल, बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी in case of ethane it is producing methane, in case of butane it will produce ethane. So the next important reaction is decarboxylation reaction in beta keto acids. So first of all we have to understand that what is the meaning of beta keto acid. Beta keto acid मतलब एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, उस वहां पे अल्फा कार्बन इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और बीटा पे कीटोनिक ग्रुप होना मैंडेटरी कंडीशन होना चाहिए। तो एसिडिक से जुड़ा हुआ पहला कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन और दूसरा कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। और बीटा पे कीटोनिक ग्रुप अगर है तो वहां पे CO2 का इमिशन, CO2 का रिलीज होना इन माइल्ड हीटिंग कंडीशन इज वेरी इजी। तो जितने भी बीटा कीटो एसिड है वो हीट करने पे CO2 गैस रिलीज करके बना लेंगे कीटोन। CO2 रिलीज करके क्या बना लेंगे, कीटोन। सो ऐसे केसेस में कोई जरूरी नहीं कि कीटोन ही बनाएगा, वो एल्डिहाइड भी बना सकता है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। सो लेट मी रिपीट द प्रोसेस। एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, उसका एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, उसका एडजेसेंट वाला कार्बन एटम को अल्फा बोलेंगे, उसका एडजेसेंट वाले एटम को बीटा कार्बन एटम बोलेंगे। सो this is alpha, this is beta keto, that's why this is called as beta keto acid. So let me write down, technically this is beta keto acid.
The meaning of acid is carboxylic acid. So acidic group, alpha and beta keto. So beta keto acid on mild heating, it will give either aldehyde ketone along with aldehyde और ketone along with CO2. तो CO2 रिलीज हो जाएगा. इसका मैकेनिज्म देखेंगे. मैकेनिज्म बहुत आसान है इसका. हीट करने पे क्या होता है, एक साइक्लिक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म करता है. ये ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक बना लेता है. पहले तो ये साइक्लिक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से ही था. इसमें लिटिल बिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर एंड साइक्लिक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट के हेल्प से ये डायरेक्ट CO2 इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 में, प्लस ये कंपाउंड दे देता है. यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है इसमें देख सकते हैं कि ये पहले इनॉल फॉर्म बनाता है, बाद में ये खुद को कीटो फॉर्म में रीअरेंज कर लेता है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. तो इनॉल फॉर्म विल गेट interconvert into keto form. So this interconversion is very common because keto-enol form always maintain an equilibrium. So due to the stable cyclic transition state, since this reaction happens through the cyclic transition state, this reaction will happen very fast since the stability of transition state. So due to the formation of cyclic transition state, this reaction happens so fast. तो ये वाला साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है और ये ब्रेक डाउन करके ये कीटो फॉर्म बना लिया. So finally we can say that beta keto acid undergoes decarboxylation reaction under mild heating condition. इसको किसी रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइल्ड हीट कर देंगे तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. So now let's try to understand some problems. जैसे ये प्रॉब्लम लिया गया है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये बीटा कीटो एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है और इसको हीट किया तो कंपाउंड ए पता करना था, ए क्या बना लेगा. इसको हीट करने पे वही मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और CO2 ब्रेक डाउन होगा. पहले तो इनॉल फॉर्म बना लिया और बाद में ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा. सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट जो कि कीटो फॉर्म है. सो आफ्टर रिलीजिंग द CO2 इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO2. वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज बीटा कीटो एसिड. वी कैन से दैट कि ये वाला अगर एसिडिक ग्रुप था तो ये अल्फा है और ये बीटा है और बीटा पे कीटो पोजीशन प्रेजेंट है. तो बीटा कीटो एसिड, तो ये एसिडिक, ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा कीटो एसिड हो गया. तो जो एसिड था वो बाहर चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, मतलब ये वाला जो CO2 है बाहर निकल जाएगा. तो इसमें से ये वाला CO2 बाहर निकल जाएगा, बाकी जो है वो प्रेजेंट रहेगा CH3COOH के फॉर्म में. तो फाइनल कंपाउंड मिल गया CH3COOH. तो ए का जो स्ट्रक्चर आ गया वो क्या मिल गया, CH3COOH. तो ए क्या हो जाएगा, CH3COOH. So now the next reaction is called as Birch reduction. So what is Birch reduction? बेंजीन को जब लिथियम लिक्विड NH3 के साथ ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज Birch reduction प्रोडक्ट. और इसमें एक खास बात ये है, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट इनटू इट. ये वाला कंपाउंड बनेगा और ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा. तो इसका नोमेनक्लेचर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन, ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है. 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन फॉर्म होगा, बट 1 2 3 4 5 6 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन फॉर्म नहीं होगा. इसका ये रीजन अभी तक पता नहीं है कि 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन फॉर्म क्यों नहीं होता है. ये फॉर्म क्यों नहीं होता, सिर्फ यही क्यों फॉर्म होता है, ये रीजन अभी तक क्लियर नहीं है. बट यस, ये फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म इज नोन. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म, हाउ दिस इज हैपनिंग. सो बर्च रिडक्शन में रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं लिथियम लिक्विड NH3. सो मैकेनिज्म इज लाइक lithium will release an electron as usual because lithium is organometallic compound, alkaline earth metal. तो जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, दे हैव वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी. वो बहुत ही कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा. तो यहाँ पे आफ्टर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म Li+. अगर सोडियम होता तो Na+ बना लेता. ऑल्सो अगर पोटेशियम होता तो K+ बना लेता. बट यूजुअली यहाँ पे यूज किया जाता है लिथियम. वैसे लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बट यहाँ पे यूजुअली यूज किया जाता है लिथियम. तो लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे और जो पाई बॉन्ड एग्जिस्टिंग है वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा. होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद क्या बना लेगा, ये इस तरह का कंपाउंड बना लेगा. बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और एक इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन.
उसकी वजह से आ गया निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, ये रेजोनेंस बनाएगा। तो ये दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3। अब 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, तीनों में कौन सा रिएक्शन करेगा, फर्दर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये बोलना मुश्किल है। बट अकॉर्डिंग टू द known mechanism, it is found that a particular resonance structure will participate in the further reaction। तो वो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो आगे पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। इट इज नॉट वेरी क्लियर येट दैट कि वन फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है रिएक्शन में। वाई ओनली दिस सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट इन द फर्दर रिएक्शन। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो सेकंड वाला कंपाउंड बना है, सॉरी नॉट कंपाउंड, दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आगे प्रोसीड क्या करता है, लिक्विड NH3 से एक H प्लस गेन कर लेता है, दैट इज प्रोटोनेशन होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग प्लस H प्लस से दिखा सकते हैं, दैट इज प्लस H प्लस। प्लस H प्लस मीन्स प्रोटॉन का जुड़ना, H प्लस का जुड़ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, लिक्विड NH3 से एक H प्लस ले लेगा और लेने के बाद क्या बना लेगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके यहाँ पे कंप्लीटली निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि फिर से बेस का रोल करेगा, नॉट न्यूक्लियोफाइल, बेस का काम करेगा। बेस मीन्स यहां से एक H प्लस फिर से गेन करेगा, तो यहाँ पे फिर से प्रोटोनेशन हो रहा है। अगेन देर इज अ प्रोटोनेशन प्रोसेस, H प्लस एडिशन, प्रोटोनेशन इज हैपनिंग हियर। और प्रोटोनेशन के बाद ये बना लिया 1,4-cyclohexadiene। The UPEC nomenclature of this compound is, let me write down the product name. The product name here is 1,4-cyclohexadiene. Okay, so only this product will form. There might be फॉर्मेशन ऑफ सेकंड कंपाउंड बट दैट डज नॉट फॉर्म। एक दूसरा पॉसिबिलिटी भी था बनने का कि ये भी बन सकता था, बट ये नहीं बनेगा, यहां पे सिर्फ इसी का फॉर्मेशन होगा, ओनली दिस वन। सो सिर्फ यही क्यों बनता है, ये रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द नोन मैकेनिज्म दिस विल बी द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू विच दिस बर्स्ट रिडक्शन विल टेक प्लेस। So only 1,4-cyclohexadiene will form, not 1,3-cyclohexadiene. Now let us consider some questions related to electrophilic addition reaction and nucleophilic addition reaction. So here we have a question: find the order of reactivity of these compounds towards electrophilic addition reaction. So we'll try to understand the reactivity among these compounds. ये देख सकते हैं हम लोग कि ये अल्काइन है, ये अल्कीन है और ये भी अल्कीन है। अब इसमें हो क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर समझना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो उसको समझने के लिए तीनों को इलेक्ट्रोफाइल से, कॉमन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करवा देंगे एंड लेट्स सी वी विल कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ intermediate carbocation that will be forming after reaction with electrophile, and on the basis of a stability of intermediate carbon we will understand the reactivity। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोफाइल का कार्बोकेटायन बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, वो ये है, इसका ये बन रहा है और इसका ये बना रहा है। तो तीनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे तीनों का स्टेबिलिटी? यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसका है हाइब्रिडाइजेशन sp2। नाउ वी नो दैट कि sp का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो sp2 से ज्यादा होता है। एंड सेकेंड थिंग वी नो दैट, let me write down order of electronegativity is like this। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? sp carbon is more electronegative than sp2, sp2 is more electronegative than sp3 carbon atom। So this is the order of electronegativity, and according to the stability rule we know that carbocation is more favorable on less electronegative carbon atom। तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा? ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एंड इन दोनों में कंपेयर करने के लिए क्या देखेंगे कि ये इसमें दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट के थ्रू डोनेट करेगा, और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, बट इसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि डोनर है। तो यहाँ पे दो दो अल्काइल डोनर है और यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल डोनर है। तो यहाँ पे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो है, बट डोनर यहाँ पे दो है और यहाँ पे डोनर एक है। इसकी वजह से क्या होगा,
ज्यादा डोनर होने की वजह से इसका वाले का थर्ड वाले का स्टेबिलिटी सेकेंड वाले से ज्यादा होगा। तो वी कैन से दैट कि सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड है, देन सेकेंड है, एंड फर्स्ट इज द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इस पे कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी होगा वो लीस्ट होगा, सिंस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। तो फर्स्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp है, इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल नहीं होगा। इन दोनों में sp2 है तो इन दोनों पे समवॉट फेवरेबल होगा, और सबसे ज्यादा फेवरेबल थर्ड में होगा क्योंकि इसमें दो दो अल्काइल डोनर लगे हुए जो कि प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, जितने ज्यादा डोनर होंगे स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा, बिकॉज दे रिड्यूसेस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी 2 डिग्री R+ है, ये भी 2 डिग्री R+ है, बट इस वाले में डोनर ज्यादा है, इसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ सेकंड। एंड सेकंड एंड थर्ड बोथ आर मोर स्टेबल देन फर्स्ट, बिकॉज इसका तो हाइब्रिडाइजेशन ही sp है, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसपे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। So this is the order of stability, or we can say that order of reactivity towards electrophilic addition reaction, and hence जो nucleophilic addition reaction का order होगा वो इसका just reverse होगा, because electrophilic nature is very opposite to the nucleophilic nature। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो नेचर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ऑर्डर यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, एंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर देखेंगे तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है कि ये थर्ड वाला इतना लेस रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसकी वजह से आप हम लोग देख सकते हैं कि ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है, बिकॉज दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा बिकॉज इसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस ऑर्डर से है, जिसकी वजह से इस पे रिएक्शन फेल हो जाएगा, बट ये ट्रिपल बॉन्ड वाला रिएक्शन दे देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन से दैट this compound, the reactivity of third compound is so less that this compound will not react with lithium liquid NH3 at all, hence reaction fails completely। Why? Because this is nucleophilic addition reaction, lithium releases electron that behaves as nucleophile, hence this reaction is called as nucleophilic addition reaction, जो कि fail हो जाएगा because nucleophilic addition reaction का order जो आ रहा है 1 greater than 2 greater than 3, third का reactivity is least, due to that this reaction fails completely। But this reaction will succeed because this reactivity is not less, that is reactive up to a certain limit। So I hope we are done with all the concepts and it is very clear now। So let's stop here।